नमस्कार, आप देख रहे हैं मेड इन इंडिया। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। मेड इन इंडिया में मैंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी आपको दिखाई, उनसे आपकी मुलाकात कराई। लेकिन आज खास बात होगी जयपुर रग्स की और जयपुर रग्स फाउंडेशन की। जयपुर रग्स के स्टोर आपने देश के अलग अलग शहरों में देखे होंगे। विदेशों में बहुत बड़ी तादाद में जयपुर रग्स जो है वो अपने रग्स को एक्सपोर्ट करता है। लेकिन कैसे भारत के एक छोटे से शहर से इसकी शुरुआत हुई, यही कहानी आज आपको बताएंगे खुद एनके चौधरी, जो फाउंडर हैं जयपुर रग्स और जयपुर रग्स फाउंडेशन के। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर इस इंटरव्यू में शामिल होने के लिए। और मुझे ये बताइए सर कि उस दौरान जब आपने चुरू राजस्थान से सालों पहले, करीब करीब 40-45 साल पहले जब शुरुआत की थी जयपुर रग्स की, तो घर में हर कोई ये कहता है उस समय पर, उन दिनों में नौकरी का बहुत चलन होता था। ऐसे में बिजनेस एंटरप्रेन्योरल जो जर्नी है आपकी, उसकी शुरुआत के बारे में बताइए। देखिए, मैं चूरू शहर का रहने वाला हूं। मैंने अपना ग्रेजुएशन चूरू से किया और अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद में, ग्रेजुएशन के बाद में, मैंने एक नई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। उसका नाम था द यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड रॉक्स ऑफ लाइफ। तो आज मैं आपको जो भी अपने अनुभव शेयर करने वाला हूं, उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते मुझे वो सारे अनुभव हुए। मैंने अपनी कैरियर की शुरुआत आज के 44 साल पहले एक दुकान से की, जो मेरे पिताजी चूरू शहर में चलाते थे। ब्रांडेड शूज की दुकान थी। लेकिन मैंने देखा कि चूरू एक छोटा शहर था, आगे ज्यादा बढ़ने का स्कोप नहीं था। सेल्समैनशिप में मेरा मन भी नहीं लगता था। लेकिन जैसा आपने बोला, उसी वक्त मुझे एक सरकारी बैंक में परमानेंट कैशियर की नौकरी मिल गई। लेकिन मैंने नौकरी ज्वाइन नहीं की और बैंक को धन्यवाद का पत्र लिखा कि आपने मुझे इस लायक समझा। तो तब मैंने खूब एक डीप इंट्रोस्पेक्शन की शुरुआत की कि मुझे अपने पैशन को ही अपना काम बनाना था। तो मैंने एक डीप इंट्रोस्पेक्शन की शुरुआत की कि मैं ये जानूं हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरी नेचुरल एबिलिटी क्या है, मेरी नेचुरल कैपेबिलिटी क्या है। तो मुझे समझ में आया कि मैं एक पीपल पर्सन हूं। नेचर में समय गुजारना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये सोचकर थोड़ी डीप रिसर्च की, तो पता चला कि उस वक्त इंडिया में एक्सपोर्ट में कारपेट की बहुत गहरी मांग थी। तो मैंने सोचा मैं इसी बिजनेस से अपने कैरियर की शुरुआत करूं, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा जिनको कोई नहीं पूछता, दे आर द रिजेक्टेड पीपल। और गांव में जाने का मौका मिलेगा, अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। तो यह सोचकर मैंने अपने पिताजी से आज के 44 साल पहले 5,000 रुपए का लोन लिया, 2 लूमें खरीदी कारपेट बनाने के लिए और एक पुरानी साइकिल खरीदी। उस पुरानी साइकिल से मैं वीवरों के घर पे आया जाया करता था। तो जब मैंने इस धंधे की शुरुआत की, तो मैंने देखा कि उसमें काम करने वाले सारे जो वीवर थे, वो आदमी थे जो समय पे नहीं आते थे, क्वालिटी अच्छी नहीं बनाते थे, शैतानी करते थे। फिर धीरे धीरे कुछ वुमेन की शुरुआत हुई। तो मैंने देखा वुमेन बड़ी डिसिप्लिन थी, क्वालिटी सही बनाती थी, सही समय से काम करती थी। तो मुझे बहुत जल्दी अपने कैरियर की शुरुआत में समझ में आ गया कि मुझे वुमेन पे ही फोकस करना चाहिए। और तब से लेके आज तक हमने वुमेन पे ही पूरा फोकस किया है। लेकिन जो ये धंधे को शुरू किया, तो मुझे जो सबसे पहला जो चैलेंज आया, दैट वाज फ्रॉम माय ओन फैमिली मेंबर्स। सर, मैं उस चैलेंज के बारे में पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल आपसे ये है, आपने 5,000 रुपए लिए बिजनेस की शुरुआत के लिए सर, लेकिन ये जो वीविंग का काम था, ये सारे वो नीचे तबके के लोग करते थे जिन्हें अनटचेबल माना जाता था। उस समय पर छुआछूत जो है वो बहुत माना जाता था। आप एक मारवाड़ी परिवार से आते थे, ऐसे में ये डिसीजन लेना कि मैं इस अनटचेबल सेक्टर के साथ काम करूंगा, घर वालों ने जाहिर तौर पर बहुत ऑब्जेक्ट भी किया होगा, और सिर्फ घर वाले ही नहीं बल्कि उस समय पर सर सोसाइटी भी बहुत ऑब्जेक्ट करती थी। राइट। मैं आपको बताऊं, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि घर वाले ही नहीं, घर वाले तो बोले हम घर में नहीं आने देंगे, मोहल्ले वाले बोले कि हम मोहल्ले में नहीं आने देंगे, और अगर आप ज्यादा करेंगे आपको भी मोहल्ले में नहीं रहने देंगे। और मेरा तो यहाँ तक हुआ, जब मैं
किसी भी सोशल फंक्शन में जाता था, गैदरिंग में जाता था, तो चूरू शहर के लोग मेरे से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया करते थे कि आप तो अनटचेबल लोगों के साथ काम करते हो, तो मेरे से हाथ भी नहीं मिलाया करते थे। लेकिन मेरा जो प्रेम था वीविंग के प्रति, वीवर के प्रति, लगातार बढ़ता जा रहा था इतने विरोध के बावजूद भी। और मैं दोपहर का खाना भी उन्हीं वीवरों के साथ खाता था। और मैं आपको बताऊं, मेरा वीवर और वीविंग से इतना ज्यादा लगाव था कि मैं पूरा समय उस लूम के पास वीवर के साथ देता था। इसीलिए आज भी मुझे जो वीवर की, जो कारपेट की टेक्निकल चीजों की समझ है, ऐसे बहुत कम लोगों को उसकी समझ होती है। तो मेरा जो वीविंग के प्रति प्रेम, वीवर के प्रति प्रेम है, वो इस विरोध को रोक नहीं पाया, क्योंकि मुझे उसमें बहुत मजा आता था। सर, एनके सर, ये जयपुर रग्स आखिर कैसे बना? कंपनी का नाम पहले कुछ और हुआ करता था। अगर आप हमारे दर्शकों को बनाए तो जयपुर रग्स आपने नाम यहाँ पर क्यों बदल दिया? और मुझे ये भी बताइएगा सर कि चूरू से आपने अपना बेस जो है वो गुजरात की तरफ आखिर क्यों शिफ्ट किया? देखिए, पहले मैं आपको ये बताऊं कि चूरू से गुजरात ये बेस कैसे शिफ्ट हुआ। चूरू में रह के मैंने 9 साल तक आई वर्क एज ए कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर। उसके बाद में मैं जयपुर आया अपना एक्सपोर्ट करने के लिए। फिर भाई के साथ मिलकर मैंने एक्सपोर्ट कंपनी बनाई। लेकिन उस वक्त इंडिया में कारपेट की एक्सपोर्ट में इतनी ज्यादा डिमांड थी कि हम लोग उस डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहे थे। तो फिर थोड़ी रिसर्च करने पे पता चला कि गुजरात सरकार एक बहुत बड़ा आदिवासी एरिया है गुजरात में, नौसारी, डांग, सूरत डिस्ट्रिक्ट, जहां पर कारपेट वीविंग को फैलाना चाह रही थी। तो मैं उस एरिया में गया और 9 साल तक मैं उस एरिया में रहा और वहां मैंने करीब 15,000 ट्राइबल लोगों को काम सिखाया। तो ये तो गुजरात की कहानी हुई। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि ये जयपुर रग नाम कहां से आया। जब मैंने शुरू किया था इस धंधे को, तो जब मैंने 9 साल तक जॉब वर्क किया, एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम किया, तो उस कंपनी का नाम था भारत कारपेट एंटरप्राइजेस। उस वक्त भी मैंने एंटरप्राइज का नाम ही भारत रखा था। जब 99 में अपने भाई से अलग होके मैंने बिल्कुल जीरो से जयपुर कंपनी बनाई, तो मैंने नाम रखा जयपुर कारपेट। तो वो पहले भारत था, भारत से फिर वो जयपुर कारपेट हुआ, क्योंकि जयपुर से बड़ा प्रेम था। मुझे लगता था कि जयपुर नाम से लोग बहुत इसको पसंद करेंगे। फिर धीरे धीरे हमने जयपुर कारपेट प्राइवेट लिमिटेड 3-4 साल बाद ये एक नया नाम दिया। और आज भी जो पूरे वर्ल्ड में जो हमें जो जाना जाता है, जयपुर रग के नाम से कोई नहीं बोलता। आप अमेरिका में देखिए, यूरोप में देखिए, जयपुर के नाम से बोलता है। तो कभी कभी राजस्थान की सरकार भी बोलती है कि आपने जयपुर रग बना के जयपुर के नाम को बहुत रोशन किया है। बिल्कुल सर। अब मुझे बात बताइए एनके सर, जब आपने क्योंकि इन छोटे व्यूअर्स के साथ काम किया, आपने जो छोटे तबके के लोग हैं इनको ऊपर बढ़ाने के लिए बड़ा काम किया। आपको गांधी ऑफ द कारपेट इंडस्ट्री जब आज की तारीख में कहा जाता है तो कैसा महसूस होता है? देखिए, लोग बहुत बोलते हैं कि चौधरी साहब आपने बहुत नोबल काम किया, आपने गरीबी दूर करने में सहायता की, लोगों का भला किया। मेरे को जो महसूस होता है, मैं हमेशा एक ही आंसर देता हूं कि मैंने जो किया, मैंने वो किया जो मुझे अच्छा लगता था, जो मेरा पैशन था, उसी को मैंने काम बनाया। तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में आज तक जो किया उसको मैंने बहुत एंजॉय किया। और जो वीवर का भला हुआ, वीवर की लाइफ में चेंज आया, वीवर की डिग्निटी बढ़ी, वीवर की जो इनकम बढ़ी, उसका माइंडसेट जो चेंज हुआ, इट वाज ए बोनस। क्यों, जब आप जिस चीज से प्रेम करते हो फिर वो आपके लिए काम नहीं होता। आप जिन लोगों से प्रेम करते हो वो आपके स्टाफ के लोग और वीवर नहीं होते, वो आपका ही हिस्सा होते हैं। तो जो दूसरे जो फायदे हुए वीवर को, दैट इज ए बोनस। लेकिन मैंने वो किया जिसमें मुझे मजा आता था।
तो चौधरी साहब एक बात बताइए, क्या इतने सालों के बाद जाहिर तौर पर अब तो देश बहुत तरक्की कर चुका है, अब वो अनटचेबल्स वाला जमाना नहीं रहा है, लेकिन जब आपका बिजनेस धीरे धीरे, अगर एंटरप्रेन्योरल जर्नी की बात करूं, तो जब आपका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा तो वही सोसाइटी के लोग, वही रिश्तेदार क्या वापस आए और उन्होंने भी समझा कि कैसे, क्योंकि सर चढ़ते सूरज को तो सब सलाम करते हैं, तो क्या अब आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि फैमिली वापस आ गई क्योंकि बिजनेस यहाँ पर ग्रो कर रहा है और आप तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे थे? देखिए, अगर देखा जाए तो जब मैंने शुरू किया तो 20-25 साल बहुत विरोध रहा। फिर सीके पलाद जो नंबर 1 मैनेजमेंट गुरु थे, जिन्होंने जयपुर की केस स्टडी की और अपनी किताब फॉर्चुनेट बॉटम ऑफ द पिरामिड में लिखी, दुनिया भर की मैगजीन्स में आर्टिकल छपे, 100 से ज्यादा अभी तक अवार्ड मिल गए। तो जो सोसाइटी के लोग थे, जो सगे संबंधी परिवार के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया कि विरोध करना बंद कर दिया। लेकिन जो एक एक्सेप्टेंस होती है अंदर से, क्योंकि मैं हमेशा ये देखता था कि अगर आपका बिजनेस इज ड्रिवन बाय द लव, आपका बिजनेस इफ द ड्रिवन बाय द कंपेशन, तो आपके लोगों का जो फायदा होता है, आपके लोगों का जो डेवलपमेंट होता है, वो बहुत यूनिक ढंग से होता है। लेकिन देखिए, मैं आपको इसका यही जवाब देना चाहूंगा कि स्पेशली जो विदेश के लोग थे, जो मैनेजमेंट गुरुज थे, टॉप सीईओज थे, बड़े जो फेमस आदमी थे, जब वो जयपुर में आने लगे, विलेज में जाने लगे, जयपुर के बिजनेस मॉडल को समझा, तो पूरे दुनिया में उन जयपुर का उन्होंने नाम फैलाया। और जब ये नाम ग्लोबली इतना ज्यादा फैला, तो जो जानने वाले लोग थे, उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि वो कुछ गलत बता पाए। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस देश में पैदा हुआ, जिस समाज में पैदा हुआ, जिस धरती पे पैदा हुआ, वहां के वो लोग उस चीज को उस दिल से स्वीकार नहीं करते, जो विदेश के पूरे दुनिया के लोग उस चीज को स्वीकार करते हैं। जब आपने शुरुआत की थी, वो 5,000 रुपए उधार लेकर शुरू किया हुआ बिजनेस, क्या सोचा था कभी कि एक समय ऐसा आएगा जब जयपुर रग्स का नाम या मेरे बिजनेस का नाम सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होगा, मुझे इतना मान सम्मान मिलेगा? क्योंकि सर आज की तारीख में कोई भी छोटे या बड़े शहर का जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो बिजनेस की, ये स्टार्टअप का जो कल्चर है, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में मैं जब बहुत सारे युवाओं से बात करती हूँ तो वो हमेशा ये कहते हैं कि हाँ, हम पैशनेबल हैं अपने बिजनेस को लेकर, बहुत श्योर हैं अपने बिजनेस आइडिया को लेकर, लेकिन उस फेलियर से कहीं ना कहीं डर लगता है। तो क्या ऐसा कोई ख्याल उस समय आपके मन में आया था? देखिए, पहले तो मैं अभी जो स्टार्टअप का जो कल्चर चल रहा है, इतने सारे स्टार्टअप, आपने जैसे बोला, मतलब बोलते हैं अब 90 और 95% फेलियर रेट है। उसका देखिए एक है कि जब कोई भी आदमी नए बिजनेस को शुरू करता ना, तो उसमें बड़ा उत्साह होता है, बड़ी उमंग होती है, बड़ी एम्बिशन होती है। तो वो जो उसका पैशन होता है, उस पैशन को वो क्या है कि इतना जल्दी सफलता पाने की कोशिश करता है कि इस पैशन इज कन्वर्टेड इनटू द फीवर। वो पैशन को बुखार बना लेता है। फिर बुखार में आने के बाद तो आप बुखार के बस में हो गए। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि जो स्टार्टअप है, देयर पैशन शुड बी कन्वर्टेड इनटू द कंपैशन। जब तक आपको अपना पैशन कंपैशन में नहीं बदलेंगे, तब तक आपके अंदर वो आपका जो पैशन, उसमें वो धीरज नहीं आएगा। क्योंकि कोई भी सफलता है, अगर आप सीखते सीखते हुए उस सफलता तक जाएंगे, तो आपके फेलियर के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। क्योंकि जब मैंने इस धंधे को शुरू किया, तो मैं कंपैशन की बातें करता था, लव की बातें करता था, पेशन की बातें करता था। लोग मेरे को बोलते थे कि मिस्टर चौधरी, यू आर ए वेरी गुड पर्सन बट यू आर ए वेरी बैड बिजनेसमैन। तुम बातें बड़ी अच्छी करते हो, तुम आदमी बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम कभी बिजनेस नहीं बना पाओगे। तो कभी कभी तो मुझे भी डर लगता है। और आज वही जो कंपैशन, वही जो लव है, आज करीब 40,000 आर्टिजन, 600 विलेज और करीब हम 60 देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। अभी हमने दुबई ऑपरेशन शुरू किए हैं, मिलान में भी शोरूम शुरू किया है, लंदन भी शुरू करने वाले हैं।
हम्म। तो जब अपने पैशन से ड्रिवन होते हैं तो उस वक्त तो मैंने कभी सोचा भी नहीं कि एक दिन ये इतना इतना सब फैल जाएगा, एक दुनिया का हम्म। यूनिक बिजनेस मॉडल हो जाएगा। अभी हमने हमारे कुछ इम्पैक्ट स्टडी कराई तो उस कंपनी ने बोला कि जयपुर इज नॉट ए सोशल एंटरप्राइज, जयपुर इज ए एंटरप्राइज फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर में बिजनेसेस किस तरह के होंगे उसमें जयपुर का नंबर आएगा। तो मैंने हम्म। इतना कभी नहीं सोचा था। सर बहुत अच्छा लगता होगा बिल्कुल ही। एक और मुझे बात बताइए, आपने जयपुर रक्स फाउंडेशन की भी शुरुआत की है और जैसा कि आपने खुद बताया करीब करीब 3 लाख व्यूअर्स हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, करीब करीब 650 गांव हैं आज की तारीख में। 40 साल का जो ये लंबा सफ़र रहा है इसमें अप्स एंड डाउन्स भी आपने बहुत सारे देखे होंगे। मुझे जयपुर रक्स फाउंडेशन के बारे में बताइए और मुझे बताइए कि इन 40-45 सालों में कोई ऐसा समय जो आपने बहुत मुश्किलों भरा देखा होगा सर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको जयपुर फाउंडेशन के बारे में बताना चाहूंगा कि एक बार मैं एक बिजनेस मैनेजमेंट की किताब पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि बिजनेस प्रॉब्लम इज द पीपल्स प्रॉब्लम। और तब मेरे 500 बच्चे अमेरिका पढ़ के बिजनेस में आ चुके थे, हर साल 4-5 हजार व्यूअर को मैं शामिल करता जा रहा था। तो मैंने सोचा कि ये प्रॉब्लम तो मेरे को भी आने वाली है, तो इससे पहले कि प्रॉब्लम आए उसका समाधान कर लेना ज्यादा जरूरी है। तो फिर ये सोच के मैंने जयपुर फाउंडेशन शुरू किया कि कैसे मैं जो व्यूअर्स है उनकी लाइफ को टच करूं, कैसे उनकी लाइफ में मैं चेंज लाऊं। और फाउंडेशन इतने अच्छे प्रोग्राम बनाए कि जिससे जो उन्होंने व्यूअर के माइंडसेट पे बहुत बहुत काम किया। व्यूअरों का माइंडसेट उन्होंने चेंज किया, जिससे रिसेप्टिविटी आई, उनकी लीडरशिप बढ़ी और उनको जो कस्टमर की नीड्स है उस नीड्स के बारे में पता चला, जिसकी वजह से आज जयपुर इतने लोगों तक पहुंच पाया और उन इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाए व्यूअर्स ने कि पूरे दुनिया में उन्होंने अपना एक कमाल करके दिखाया। दूसरा, जो आपने चैलेंज की बातचीत की, जब मैंने जयपुर कंपनी 99 में बनाई बिल्कुल जीरो से, तो पहले 3 साल में मैंने जितना भी कमाया था वो सारा पैसा खो दिया मैंने। और मुझे ऐसे लगने लगा कि अब मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। मैंने सोचना भी शुरू कर दिया कि अब मुझे आगे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। फिर मुझे समझ में आया कि ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा मैंने कुछ किया जिसको मैं जानता नहीं था। तो मैंने इंट्रोस्पेक्शन किया तो समझ में आया कि मेरी जो पास्ट सक्सेस है, कारपेट बनाने में मेरा बहुत नाम हो चुका था पहले, तो वो पास्ट सक्सेस मेरे अंदर फॉल्स फीलिंग ऑफ गुडनेस आ गई, एंड गुड इज द एनिमी ऑफ बेस्ट। जब इंटरनेट पे सर्च किया तो समझ में आया कि ये एक मानसिक बीमारी होती है जिसका नाम है यूफोरिया। तो मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया कि अब मुझे एक ग्लोबल बिजनेस चलाना है। इतने दिन मैंने गांव में काम किया था, अब मुझे अपने परसेप्शन को बदलना पड़ेगा, अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा और एक ग्लोबल बिजनेस चलाने की जो स्किल्स चाहिए वो सारी स्किल्स मुझे सीखनी पड़ेगी। तो फिर मुझे बड़ा उत्साह हुआ। फिर मैंने अच्छी किताबें पढ़ना शुरू किया, सेमिनार में जाना शुरू किया, सक्सेसफुल लोगों से मिलना शुरू किया। और आज मेरी जो जर्नी है सीखने की वो इतनी अच्छी चल रही है कि आज मुझे सभी लोग बोलते हैं कि आप एक बच्चे की तरह हो जो अभी नर्सरी में पढ़ रहे हो। सर बिल्कुल, आप भले ही ये कहें कि लोग आपके बारे में बोलते हैं, बट जिस तरह से आपका पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल रहा है और इतने लोगों की ज़िंदगी को आपने छुआ है, काबिले तारीफ तो ज़रूर है। चौधरी साहब, आज की तारीख में ये पूरा डिजिटाइजेशन का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है, ऐसे में आप इस बिज़नेस को अब तक यहाँ लेकर आए हैं, अब आपके बच्चे इस बिज़नेस में धीरे धीरे इसे आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस है या जो आपकी नॉलेज है जाहिर तौर पर उसे कंपेयर नहीं किया जा सकता है। आप जयपुर रग्स को कहाँ पहुंचा हुआ देखना चाहते हैं? देखिए, जैसे आपने बोला कि अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो जब मैंने इस बिजनेस को 44 साल पहले शुरू किया था तो एक ही सोच था मेरे मन में कि एक तो लोकल को ग्लोबल बनाना है, दूसरा मेरे मन में यह था कि जो व्यूअर हैं उन व्यूअर को मुझे एंड कंज्यूमर से जोड़ना है, क्योंकि बिजनेस में ज्यादातर कस्टमर पे तो बहुत ध्यान देते हैं लेकिन बनाने वालों पे इतना ध्यान नहीं देते। तो मैंने मेरे व्यूअरों को कस्टमर से भी ज्यादा अच्छी तरह ट्रीट किया, इसीलिए ट्रीट किया
कि एक दिन मैं इनको एंड कंज्यूमर से जोड़ूंगा। तो अभी हम लोग जो बच्चे हैं ये सारे विदेश में पढ़े हैं और टेक्नोलॉजी की अच्छी समझ है, तो हमारे जितने भी जो व्यूवर्स हैं उनको एंड कंज्यूमर से इमोशनली हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं और हम लोग को क्रिएशन की तरफ बढ़ रहे हैं। को क्रिएशन का मतलब है कि each and every artisan of Jaipur will be converted into the artist and will be connect with the world of design. We are going to make the best artisan proposition. तो ये सारा टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारे बच्चे इसमें करने लगे हैं और भगवान को धन्यवाद दूंगा कि बच्चे भी मेरी तरह सोचते हैं। और सेकंड जनरेशन का काम बिजनेस चलाना या बढ़ाना नहीं होता है। सेकंड जनरेशन का काम है वो जो लिगेसी है जो मैंने बनाई उस लिगेसी को बढ़ाना। चौधरी साहब, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया की बात अब पिछले कुछ सालों से हम देखने लगे हैं, खुद सरकार इसको बहुत बढ़ावा देने लगी है। वोकल फॉर लोकल जो आप कह रहे हैं कि मैंने बहुत सालों पहले इसकी शुरुआत कर दी थी, ये भी एक ऐसा नारा है जो अब हम गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स में सुनते हैं, जिसके बाद एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए सरकार बहुत ज़्यादा कदम भी यहाँ पर उठा रही है। ऐसे में आप कैसे सरकार को क्या कहना चाहेंगे, या फिर जो अपने आर्टिजन भाई बंधु हैं, वीवर्स हैं आपके, उन्होंने जैसे आपकी मदद की है, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि अब हम मेक इन इंडिया को जब बढ़ावा देते हैं तो जो इंटरनेशनल डिपेंडेंसी है हमारी इंपोर्ट्स है रॉ मटेरियल का, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने जब 44 साल पहले शुरुआती भारत कारपेट एंटरप्राइज नाम से की थी, तो उसमें भी इंडिया सब था। फिर जयपुर शुरू किया आज के 22 साल पहले, तो जयपुर नाम आया। तो देखिए, शुरू से मेरा जो व्यूवर हैं, जो ये जो महिलाएं थी, व्यूवर महिलाएं, उनको मैंने एक इंसान के रूप में देखा। और मैंने जो इंसान के रूप में देखा, तो एक इंसान के अंदर सारी कैपेबिलिटीज होती है। ये नहीं कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो एक महिला है, वो कुछ नहीं कर सकती। और उन्होंने ग्लोबल लेवल पे अपने आप को प्रूव करके दिखाया। और मेरी बेटी जो कविता थी, शी वेंट वन स्टेप फर्दर। उन्होंने इनके अंदर एक क्रिएटिव आर्टिस्ट देखा, तो मन से आप प्रोजेक्ट शुरू करके उनसे ऐसे डिजाइन बनवा दिए कि आज पूरे दुनिया के डिजाइनर भी अचंबा करते हैं। दे बिकेम ग्लोबली फेमस। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि अपने मेड इन इंडिया जो ये इनिशिएटिव है, अपने देश के लोग, अपने देश के जो व्यूवर हैं, अपने देश के काम करने वाले लोग हैं, उनकी काबिलियत में विश्वास करें, उनको एज ए इंसान देखें। इंसान को, एवरीबॉडी इज यूनिक, और उनकी काबिलियत को देख के उस विश्वास को रखते हुए और अपने देश के प्रोडक्ट को बढ़ावा देवें और पूरे दुनिया में इसको फैलाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, हमें यहाँ पर समय देने के लिए, अपना एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। और मैं पक्के तौर पर ये कह सकती हूँ कि आज का जो युवा एंटरप्रेन्योर है जो आपको सुन रहा होगा, वो एक बात तो बिल्कुल समझ गया कि पैशन के साथ ही अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सकता है और कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। मुसीबतों को आपको अपने साथ लेकर ही चलना पड़ता है और उस दिशा में काम करना पड़ता है जो आपकी तरक्की की एक नई राह आपके लिए बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू जी। चलिए, मेड इन इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।